नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विपिन खत्री, सीए आरएस अग्रवाल जी और सीए चरणजीत जी को स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे दर्शकों की, हमारे मित्रों की और हमारे क्लाइंटों की बहुत क्वेरीज आ रही थी कि सेक्शन 43BH नया जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है इस साल से, वो क्या है और उसमें कैसे उन लोगों को आगे अपने बिजनेस की में उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए मैं सी आर एस अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें थोड़ा बताएं कि ये एमएसएमई क्या होता है, सेक्शन 43BH क्या है, ताकि आप लोगों का उससे बेनिफिट हो सके। जी आर एस अग्रवाल जी। हाँ, ये जो सेक्शन 43BH है वो 2023-24 में एप्लीकेबल हो गया और इसका इफेक्ट है ना अप्रैल 2024 से। जो 2023 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 में जो परचेजिंग की हुई है हमारी एमएसएमई एमएससी से, उसके ऊपर ये इफेक्ट करेगा। उसकी पेमेंट हमें टाइमली करनी है। उसकी पेमेंट कौन सा टाइम है? सेक्शन 15 एमएसएमई एक्ट के हिसाब से करनी है। उसके अंदर हमें टाइम दिया गया है 15 दिन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से, या 45 डेज अगर हमने एग्रीमेंट बना रखा है तो 45 डेज का टाइम दे रखा है। इसके अंदर अगर हमने पेमेंट टाइमली नहीं की तो जिस साल हमने पेमेंट की है उस साल हमें उस पेमेंट का बेनिफिट मिलेगा, और जिस साल हमने परचेज की है उस साल वो डिसलव हो जाएगी। इससे उस पर इफेक्ट पड़ेगा, टैक्स पे इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये सर एंटरप्राइज का क्या मतलब होता है, जरा वो थोड़ा सा बताएंगे। ये इंटरप्राइज की सेक्शन 2E एमएसएमई एक्ट में डेफिनेशन दी गई है। उसके हिसाब से ये डेफिनेशन माइक्रो और स्मॉल यूनिट जो मैन्युफैक्चरिंग जो और प्रोडक्शन करती है और ये सर्विस में प्रोवाइड करती है उसके लिए लागू, उस पे लागू होता है। ये ट्रेडर्स पे लागू नहीं होती। मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर दो लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हाँ, होगा जो ये प्रोडक्शन सेक्शन। करती है उस पे लागू। ओके ओके। और ये कौन से किस टाइप के जो है स्मॉल और माइक्रो, आपने दो बताया जिन पे एप्लीकेबल होगा। तो किसको हम स्मॉल कहेंगे, किसको माइक्रो कहेंगे, वो थोड़ा सा उसको भी हमें हाईलाइट कीजिए। माइक्रो यूनिट वो होगी जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है, या उसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है। स्मॉल वो होगी जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक है और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का है। इन दोनों पे ही लागू होगी। इसका मतलब मोटा मोटी ये हो गया कि अगर हमारी टर्नओवर 10 करोड़ 50 करोड़ तक है और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है, तो उस पे ये सेक्शन एप्लीकेबल है, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। ये इन्वेस्टमेंट जैसे आपने बताया सर, तो इन्वेस्टमेंट हम किस डेट की देखेंगे, जिस डेट पे हमने मशीन खरीदी थी, या आज की डेट में जो डेप्रिशिएट होने के बाद वैल्यू आ रही है वो लेंगे। इन्वेस्टमेंट हम प्रीवियस ईयर की जो है उसमें देखेंगे। अगर प्रीवियस ईयर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो करंट ईयर में काउंट होगी, उसमें डेप्रिसिएशन वैल्यू लेस होगी जो बुक्स के हिसाब से उस हिसाब से होगी। टर्नओवर भी हम प्रीवियस ईयर की देखेंगे। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको कि टर्नओवर है वो पैन इंडिया बेस पे होगी। टोटल एग्रीमेंट एग्रीगेट वैल्यू गिनी जाएगी। जैसे किसी एक फर्म की 3-4 ब्रांचें हैं अलग अलग स्टेट के अंदर, तो उन सबको एक ही फर्म मान लिया जाएगा ओके। और उसकी टर्नओवर मानी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंटर ट्रांसफर जो भी हमारी सप्लाई हुई है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। मतलब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कोई सप्लाई करी गई, तो उसको टर्नओवर के अंदर नहीं गिनना, वो स्मॉल और उनकी जो लिमिट है टर्नओवर की उसके अंदर काउंट हाँ, करेंगे। हाँ, क्योंकि उन्होंने एक यूनिट माना है, अलग अलग नहीं माना। जीएसटी में अलग अलग माना गया है लेकिन इनको एक यूनिट मान लिया गया। और इसमें अग्रवाल जी जो 15 दिन का क्राइटेरिया आपने बताया है तो वो किस दिन से हमें काउंट करना है? जो जैसे डेट ऑफ इनवॉइस से या और कोई अदर एनी अदर कंडीशन है उसमें? इसमें टर्नओवर में एक चीज और बता देता हूँ आपका क्वेश्चन लेने से पहले, कि टर्नओवर के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है ना वो इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूड होगा। ओके। और जो डेट ऑफ एक्सटेंशन आपने बोला है वो जिस दिन हमारे पास गुड डिलीवर हो चुका या हमने सर्विस रेंडर हो चुकी है हमारे को, उस दिन से मानी जाएगी, न कि डेट ऑफ इनवाइस से मानी। और जो 15 दिन का टाइम मिलेगा डेट ऑफ डिलीवरी से मिलेगा, या हमने एग्रीमेंट कर दिया तो 45 डेज। ओके। और ये जो एग्रीमेंट है ये क्या जरूरी है रिटर्न में होना 45 डेज की कंडीशन एप्लीकेबल करने के लिए, या हाँ, ये रिटर्न में होना जरूरी है। वर्बल भी? नहीं, वर्बल नहीं चलेगा। सेक्शन में क्लियर लिखा हुआ है रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए। रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए, किसी स्टैम्प पेपर के ऊपर बनाना होगा सर वो हमें। नहीं, मेरे हिसाब से आप सिंपल लेटर हेड पे भी बना सकते हो। 45 डेज का टाइम मिलेगा, 45 डेज में। 45 डेज में हो जाएगा। 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 45 डे
क्योंकि एग्रीमेंट तो सब पे वैल्यू मतलब एप्लीकेबल है। आपने लिखना है, हो सकता है आप मेल के थ्रू भी एग्रीमेंट बना सकते हो, एसएमएस में के थ्रू एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए, उसकी ओके, एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस होना चाहिए कि आपने ये रिटर्न में कहीं लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं है। ओके, ओके। और इस चीज का क्या क्राइटेरिया है कि हमें ये देखना होगा कि हमारा जो सप्लायर है वो एमएसएमई में कहाँ रजिस्टर्ड है? ये हम उसकी बैलेंस शीट जाके चेक करें, या वो हमें बताए, या हम उससे पूछें? मतलब क्या बेस्ट तरीका होगा कि हमें पता रहेगी हमारे बेस्ट का ये है कि हमें उद्यम सर्टिफिकेट जो सप्लायर उसे ले लेना चाहिए। उस उद्यम सर्टिफिकेट के बेस पे ही हमें मालूम पड़ेगा कि ये एमएसएमई है या नहीं, या माइक्रो है या स्मॉल है, वो हमें उसी से मालूम पड़ेगा। ट्रेडर्स भी है तो उसी भी मालूम पड़ेगा। आजकल तो डिपार्टमेंट में ऐसा कर दिया कि ट्रेडर्स के लिए उन्होंने स्पेशल मेंशन कर दिया है कि इसको केवल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ही बेनिफिट मिलेगा और किसी में बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप लेटेस्ट जो सर्टिफिकेट है वो लीजिए आप। ओके, लेटेस्ट सर्टिफिकेट उनसे मांगो। हाँ, ओके, और अगर वो रजिस्टर्ड है तो हमें उसे कितने दिन में, 15 दिन में या पेमेंट करनी है? अगर एग्रीमेंट है तो 45 डेज में, नहीं है तो 15 दिन में। ठीक। और एग्रीमेंट की डेट के हिसाब से होना है। एग्रीमेंट 30 दिन का है तो 30 दिन माना जाएगा। 45 मैक्सिमम लिमिट है इसका। अगर आपने एग्रीमेंट 90 दिन का बना दिया तो एक्ट के हिसाब से 45 डेज में ही आपको पेमेंट देनी होगी। 90 दिन मान्य नहीं होंगे। ओके। अगर कई बार ये होता है कि सामने वाला जो हमें सप्लायर है उसका गुड्स हमें एक्सेप्ट नहीं होते, हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं, तो उस केस में क्या ये पेमेंट तब भी हमें देनी पड़ेगी? नहीं नहीं, उस केस के अंदर क्या है कि आपको, अगर आपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया तो डेट ऑफ डिलीवरी या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है वो आपकी चेंज हो जाएगी। जिस दिन सप्लायर ने आपका ऑब्जेक्शन सोल्व कर दिया उस दिन वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जिस दिन उसने प्रॉब्लम सॉल्व मतलब वो हमारा ऑब्जेक्शन सॉल्व कर दिया। हाँ, उस दिन से मानी जाएगी। उस दिन से वो 15 दिन काउंट होंगे या 45 डेज काउंट होंगे। तो ये पीरियड कितना एक्सटेंड हो सकता है, मतलब? ये इसमें कोई सेक्शन में एक्ट में कोई लिमिट नहीं दे रखी। वो डिपेंड करता है कि आपका सप्लायर कब ऑब्जेक्शन सोल्व करता है। हाँ, लेकिन अब वो ऑब्जेक्शन जो फाइल करना है वो डेट ऑफ डिलीवरी के 15 दिन के अंदर अंदर करना है। ओके, अगर 15 दिन के अंदर अंदर नहीं किया गया तो वो आपकी डीम एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। ओके। और इसमें अग्रवाल जी, जैसे किसी का जो पेमेंट है, मान लो किसी की 5 लाख रुपए ड्यू है और उसके बाद से 2 लाख की और नई परचेज कर ली, तो जो मेरे एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स हैं 1/4/2023 को, वो तो कोई, उन पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। एक्ट में तो इफेक्ट नहीं आने वाला, लेकिन मेरे हिसाब से जो पेमेंट होती है वो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहली पेमेंट पहले की मानी जाएगी। अगर आपका इनवाइस टू इनवाइस पेमेंट नहीं की है, अगर आपने प्रूव करना होगा कि हमने इसकी पेमेंट इस इनवाइस की है। अगर ओपनिंग ऑफ बैलेंस का आपने पेमेंट नहीं किया और आपने नॉर्मली पेमेंट कर रहे हो राउंड ऑफ के अंदर, तो ये माना जाएगा कि आपने पेमेंट जो पहले ड्यूज है उसकी पेमेंट हुई है। ये सर तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और जो डेट ऑफ डीम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है, डीम ड्यू ड्यू डेट है, अपॉइंटेड हाँ डे है, इसका कंसेप्ट थोड़ा किसी एग्जांपल के थ्रू आप हमें समझाएंगे? हाँ सर, मैंने 4 केस लिए हैं, केस स्टडी की है। ओके। और चारों स्टडी में हमने क्या किया है कि डेट ऑफ इनवाइस सेम रखी है, डेट ऑफ डिलीवरी भी हमने सेम रखी है, और डेट ऑफ पेमेंट भी हमने सेम रखी है। लेकिन हम किस तरह से एग्रीमेंट बना के इस सेक्शन के अंदर हम हमारी लाइबिलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने डेट ऑफ इनवाइस हमारी 15/2/2024, हम्म। लेकिन हमारे को जो डिलीवरी गुड्स की हुई है वो 1/3/2024 को हुई। तो हमारी जो डेट ऑफ अपॉइंटेड डे है वो हमारा डिलीवरी से 15 दिन के बाद माना जाएगा। तो इसका मतलब 1/3/2024 के बाद हमारा 17/3/2024 को डेट ऑफ अपॉइंटेड माना जाएगा, अपॉइंटेड डे माना जाएगा। उससे पहले हमें पेमेंट करनी है। तो इसमें जैसे मैंने एग्जांपल एक स्टेट लिया है, अगर हमने इसमें एग्रीमेंट नहीं बनाया है और कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं की है तो हमारी जो पेमेंट की ड्यू डेट है वो 16/3/2024 होगी, ओके। अपॉइंटेड डेट से एक दिन पहले। अच्छा। और हमने मान लो पेमेंट 1/4/2024 को कर दी है, तो हमारे को इसका जो बेनिफिट है, एक्सपेंसिव जो अलाउ होएगा वो हमारा 23/24 में अलाउ नहीं होएगा। वो जो परचेज है वो भी अलाउ नहीं होएगी, उसकी वैल्यू भी अलाउ नहीं होगी, क्योंकि परचेज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए हमें ये सोच समझ के हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें एग्रीमेंट बनाना है या नहीं बनाना है, या कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से हमको चलना है। इसी केस के अंदर हम दूसरा स्टडी लिया है, दूसरा केस लिया है, उसके अंदर हमने जस्ट एग्रीमेंट बना लिया
एग्रीमेंट बनाने से क्या हुआ कि जो हमारी डेट ऑफ पेमेंट है वो 15/4/2024 हो गई, और हमने 1/4/2024 को पेमेंट कर दी थी। तो इसका मतलब हमारे को 23-24 में अलाउ हो जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमें एग्रीमेंट बनाना चाहिए, और उसमें डेट ऑफ हमें मेंशन करनी चाहिए कि इतनी डेट में हमने पेमेंट करेंगे। ये डेट ऑफ जो एग्रीमेंट कहा आपने, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या होनी है सर उसमें? क्योंकि हम क्या बिल की ये डेट ऑफ एग्रीमेंट बाद में भी बना सकते हैं 15 दिन का पीरियड निकलने के बाद, या उससे पहले बनाना होगा? वो तो डेट ऑफ इनवाइस के टाइम ही बनाना होगा। इनवॉइस के हाँ साथ हाँ एग्रीमेंट हाँ, बनाना वो होगा। उससे पहले ही बनाना होगा वो तो। ओके। अदरवाइज तो फिर इसमें लगेगा कि जैसे आपने बाद में किसी भाई कोई हुआ है। 15 दिन में पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो हम उससे एग्रीमेंट तब भी तो कर सकते होंगे। नहीं, कर तो सकते हैं, लेकिन एक वो अलग सा लगता है। अच्छा। और तीसरा केस स्टडी इसमें किया है कि हमने डेट ऑफ ऑब्जेक्शन हमने फाइल कर दिया। जो डेट ऑफ ऑब्जेक्शन है ना, हमें जनरली फाइल करना है 15 दिन के अंदर अंदर, जो डेट ऑफ डिलीवरी गुड्स है उसके 15 दिन के अंदर अंदर करना है। अदरवाइज वो माना नहीं जाएगा, ऑब्जेक्शन हमारा। तो जैसे हमने तीसरे केस में दिया कि हमारा ऑब्जेक्शन 17 दिन के बाद हुआ फाइल, ओके। तो इसके कारण क्या है कि हमारी डेट जो डीम्ड एक्सेप्शन है ना, वो 1/3/2024 ही रह गई, और हमारी पेमेंट की ड्यू डेट भी 17/3/2024 ही। ओके। चाहे सप्लायर ने हमारा ऑब्जेक्शन 22/3/2024 को कवर किया, लेकिन उसको हमारे 15 दिन के बाद किया, इसलिए हमारे को माना नहीं है। तो इसकी पेमेंट हमारे को 16/3/2024 को ही करनी है। तो अगर हमने 1/4/2024 को की है, तो हमारे को ये अलाउ नहीं होगा। और और इस केस के अंदर, केस नंबर 4 के अंदर, हमने ऑब्जेक्शन टाइम पे फाइल कर दिया, 15 दिन के अंदर अंदर, और उसने सोल्ड किया 20/3/2024 को। तो हमारी जो डेट ऑफ अपॉइंटेड डेट है वो 5/4/2024 हो गई। मतलब हमें 5/4 से पहले पेमेंट करनी है, 4/4/2024 तक, और हमने कर दी 1/4/2024 को। तो ये हमारा एक्सपेंसिस या परचेज अलाउ हो जाए। इसमें इसमें एक मेरा क्वेश्चन है अग्रवाल जी, अगर मान लो मैं मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या मैं ट्रेडर हूँ, मेरे पास कम से कम 100 से ज्यादा क्रेडिटर्स हैं जिनसे मैं परचेज करता हूँ, तो क्या बेस्ट ऑप्शन है कि मुझे कैसे पता चलेगी कि सारे उद्यम में रजिस्टर्ड है या नहीं है? तो मुझे क्या प्रोसेस, जैसे मैंने सुना कि सबको क्या हमें मेल करना पड़ेगा कि आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, और उनका मान लो मेरे पास विद इन वीक या 10 दिन का मैं टाइम देता हूँ, जवाब नहीं आता है, तो उस सिचुएशन में भी क्या मैं लायबल हूँ विद इन 45 डेज पेमेंट करने, या 15 डेज, एज द केस में भी? क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ क्रेडिटर बहुत ज्यादा है, तो व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन? और टाइम कम है या कई बार रिस्पॉन्स नहीं आता? नहीं, टाइम तो कम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 1/4/2023 ही लागू हो गया था। अभी हम लोगों को अभी मालूम पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है कि अभी हम जो पेमेंट करनी है, तो हमें डेट ऑफ जब हम माल परचेज करते हैं ना, उसी टाइम से उसको एमएसएमई सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। अगर वो एमएसएमई का सर्टिफिकेट नहीं देता है, और आपने माल परचेज कर लिया और उसके बाद एमएसएमई का सर्टिफिकेट देता है, तो मेरे हिसाब से उस माल के जो हमने परचेज किया है उस पर ये प्रोविजन लागू नहीं होगा। लेकिन केस ऐसे है कि जिसमें ये अलाउ कर देते हैं। अच्छा, कोई अगर बाद में रजिस्ट्रेशन ले ले एमएसएमई का, आज हमने उससे बिल लिया, माल लिया, और उसने 4 दिन बाद रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो हम क्या उस हमारे पे ये एप्लीकेबल होगी 15 दिन की लिमिट? जो मेरे हिसाब से क्या है कि जिस डेट से रजिस्ट्रेशन लिया है हम्म। उस डेट के बाद में एप्लीकेबल होगी, उससे पहले एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके। लेकिन इस ये कुछ केस कोर्ट के केसेस है, उसके अंदर उन्होंने लागू कर दिया कि रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। अच्छा, और वो बाद में कैंसिल करा ले अगर अपना रजिस्ट्रेशन, तो भी? तो वो तो जब कंपलसरी है ही नहीं, तो कैंसिल कराओ चाहे ना करो, उसका कोई इफेक्ट तब भी मतलब उसको 15 दिन का वाला क्लॉज नहीं। उसमें क्लोज लागू लगेगा। होगा, एमएसएमई में लागू होगा, क्योंकि कुछ केस आए हुए हैं। ओके। तो इसका मतलब ये है, कुल मिला के हमें डेफिनेशन पार्ट में अगर वो कवर हो रहा है, तो वेदर वो ही इज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, वी हैव टू पे विद इन 15 days और एज पर एग्रीमेंट, व्हिच इज कैन बी मैक्सिमम 45 days। हाँ, चाहे इसमें मतलब उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा हो नहीं करा रखा हो, कुछ, क्योंकि सेक्शन के अंदर इंक्लूड वर्ड्स लिखा हुआ है। इंक्लूड का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन हो चाहे ना हो। इंटरप्रिटेशन किया है, कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन किया कि इंक्लूड होना हो, तो इसमें उसको हमें उसको जो एमएसएमई एक्ट का जो बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। हम्म। कुछ केस लाइस अगेंस्ट भी है, कुछ फेवर में फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस फैक्ट के फैक्ट अकॉर्डिंग। उससे मिलना चाहिए। ये हमारी स्क्रीन पे जो एग्जांपल आ रहा है, ये मैं चाहूंगा कि एक बार अग्रवाल जी आप ये एक्सप्लेन करें कि हम कैसे डिसअलाउ करेंगे एक्सपेंस को, अगर हमारी पेमेंट टाइमली नहीं होती है, और उस पे कैसे टैक्स वैक्स
की कैलकुलेशन? जैसे मैंने केस स्टडी में केस 1 और केस 3 की मैंने बात की है, अगर हमारा ये केस 3 के अंदर पड़ता है, तो जो हमने टोटल इनकम हमारी एमएसएमई की पेमेंट करने से पहले की थी, हमने कोई पेमेंट नहीं की, हमें कोई मतलब नहीं है, तो उसके अंदर हमारी टोटल इनकम 50 लाख रुपए की थी, और हमारा जो टोटल टैक्स उसमें 15 लाख बनता है। हमने इसका स्लैब रेट 30% लिया है, प्लस में 60 लेके, तो 60 और आपका ये एजुकेशन सेस मिला के आपका टोटल टैक्स बनता है 17 लाख 16 हजार। और आपने पेमेंट 17 लाख 16 हजार कर दी, टाइमली पेमेंट भी कर दिया, एडवांस भी कर दी, टीडीएस कर दिया, तो आपके पास न तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, न आपकी ड्यूज है। लेकिन अगर आप केस नंबर 1 और 2 में पढ़ते हो, और आपका जो डिसलव हुआ है एमएसएमई के अंदर 1 करोड़ रुपए का, और 2 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल हो गया, तो आपके ऊपर जो इनकम है 1 करोड़ 52 लाख मान ली जाएगी उस साल। इसमें क्या होगा कि जो 1 करोड़ रुपए जो आपने पेमेंट नेक्स्ट ईयर की है, उस ईयर से अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन इस ईयर डिसलव हो जाएगा, जिसके कारण आपको इफेक्ट 36 लाख 5 हजार 600 रुपए के आसपास पड़ जाएगा, उतना टैक्स वही पेमेंट करना पड़ेगा। और इसमें एक बात और बता देता हूँ आपको, कि जो इंटरेस्ट 2 लाख रुपए का है, वो आगे भी लागू नहीं होगा, इंटरेस्ट की मतलब छूट नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। और दूसरा, आपके ऊपर इसके ऊपर भी इंटरेस्ट है, वो 1 लाख 5 हजार रुपए, वो भी डिसलव हो गया। ओके। वो जो दूसरा जो इंटरेस्ट 2 लाख डिसलव हो गया, प्लस में 1 लाख 5 हजार आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी आपसे इंटरेस्ट ले लिया, वो भी आपको दोबारा बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये प्रोविजंस थोड़े हार्ड तो पड़ेंगे, लेकिन पेमेंट इसमें सर एक और मेजर इश्यू जो मेरे माइंड में आ रहा है, वो इसका इम्पैक्ट ये भी हो जाएगा क्या कि जैसे हम एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, अगर तो वही तो मैंने इम्पैक्ट डाला है ना इसके अंदर, कि आपके एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं किया होगा, तभी तो 1 लाख 5 हजार का इंटरेस्ट पड़ा। ये एडवांस टैक्स ना पेमेंट करने का हमारी इमेजिंग हमें मालूम नहीं है कि हमने पेमेंट की है नहीं की है टाइमली एमएसएमई, उससे अफेक्ट नहीं पड़े। तो इसलिए सेक्शन के हिसाब से आपको एमएसएमई एमएसई माइक्रो स्मॉल को आपको पेमेंट टाइमली करनी बहुत ही हार्श प्रोविजन है इसमें, मतलब आपने जो इंटरेस्ट एमएसएमई को देना है वो भी डिसअलाउ हो जाएगा, और जो टैक्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पड़ेगा वो भी अपने है। को अच्छा, एक बात और बेनिफिट बताता हूँ इसमें, गवर्नमेंट ने एमएसई के बेनिफिट के लिए किया है, और जो बायर है वो कोई भी हो सकता है, सप्लायर भी कोई भी हो सकता है। तो क्या हुआ कि जब बायर मान लो एमएससी हो, माइक्रो हो, मैं एग्जांपल देना चाहता हूं आप, कि एक एग्जांपल है कि स्मॉल स्केल यूनिट ने एमएस मतलब माइक्रो को माल बेचा 50 लाख रुपए का। अब माइक्रो वाला प्रोडक्शन करता है, उसका प्रोडक्शन सर्कल भी 2 महीने है। अब वो माल उसने स्मॉल से परचेज किया, और वो क्या कि प्रोडक्शन सर्कल 2 साल 2 महीने हो गया उसका, आगे वो पेमेंट उसको सप्लाई करने के बाद ही मिलेगी। मान लो उसने 2 महीने 15 दिन बाद 2 महीने बाद सप्लाई की, तो उसको 15 दिन में पेमेंट आ गई, लेकिन वहां तो डिले हो गया ना, तो उसके पास इतनी वर्किंग कैपिटल होती नहीं है। तो इस प्रोविजन लगाने के चक्कर में एक माइक्रो को भी लॉस हो रहा है, अगर उसने स्मॉल से भी खरीद लिया तो भी। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा सजेशन ये है कि सेक्शन को थोड़ा सा रिकंसिडर करना चाहिए। जो माइक्रो स्मॉल यूनिट है, या जो एमएससी में आपस में सेल परचेज करती है, उसमें उसको कुछ ना कुछ प्रोविजन में रिलैक्स देना चाहिए। तो इसमें आपको क्या लगता है अग्रवाल जी, कि बजट से पहले मतलब जो 31 मार्च 2024 से पहले कोई गवर्नमेंट की कोई और क्लैरिफिकेशन आएगी या कोई रिलैक्सेशन आएगी? आपका क्या व्यू है? मेरा व्यू है कि जिस हिसाब से ये सेक्शन बनाया गया है, इसकी डिटेल में स्टडी करनी चाहिए, और इसमें क्लैरिफिकेशन तो आनी ही चाहिए। इंडस्ट्री को रिलैक्सेशन देना चाहिए एटलीस्ट। सभी को रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि ऐसा है नहीं कि सब ट्रेडर्स वाले भी उसको भी मतलब कि स्मॉल होते हैं, उनको भी वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, तो इसमें सबको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आई थिंक इसको मेरे ख्याल से जो दूसरे सेक्शन है 43B के 43B वाले, जो बिफोर द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, उस डेट तक तो कंसीडर करना चाहिए जो। हाँ हाँ, आपका व्यू सही है, आपका व्यू सही है, कि जैसे 43B के अंदर और जो प्रोविजंस में छूट दी गई है, इसमें भी डेट ऑफ रिटर्न तक छूट मिलनी चाहिए। या फिर एटलीस्ट जो जीएसटी में 180 डेज का प्रोविजन है, उसके पैरेलल तो लाना ही चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि लेकिन गवर्नमेंट का मेन पर्पज ये नहीं है, गवर्नमेंट का पर्पज ये नहीं है कि हम डिसलाउ कराएं एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट का पर्पज ये है कि छोटी फर्मों को, छोटी यूनिट को वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम ना हो। प्रोविजन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है, इंटेंशन बहुत अच्छी है, लेकिन इंटेंशन एक के चक्कर में दूसरों को खत्म करना,
जो इस सेक्शन कर रही है वो थोड़ा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बहुत अच्छा आपने अग्रवाल जी, बहुत वेल मैनर में आपने ये इसको एक्सप्लेन किया। काफी कुछ चीजें हमारे जो डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं। बाकी तो क्योंकि ये इंडस्ट्री में इतना ह्यू एंड कराई है इस प्रोविजन को लेके, क्योंकि बहुत से लोगों के कई डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन भी हैं कि किसी को रजिस्टर्ड होना चाहिए एमएसए में, या सभी क्राइटर्स या सभी परचेजेस पे एप्लीकेबल है या नहीं है। बट आपने काफी चीजें हमारी क्लियर कर दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद चरण जी, सर, आपका भी। धन्यवाद। थैंक यू।